नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक के बाद एक जबरदस्त झटका मिल रहा है। पहले कल कांग्रेस ने उनके करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर राजेश राम को बिहार का नया कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। उसके पहले बिना लालू से सलाह मशवरा किए बिना कन्हैया कुमार को बिहार में पदयात्रा करने के लिए दिल्ली से बिहार भेज दिया गया और आज ईडी के नोटिस के बाद लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू प्रसाद यादव से लगभग 4 घंटे तक पटना स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में बदलाव आना और ईडी से 4 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करना। आज क्या कुछ हुआ बिहार की राजनीति में, इस वीडियो में हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक सर से और पूछेंगे कि लालू से ईडी ने पूछताछ की है और कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव आया है, आखिर इसके मायने क्या हैं। तो सीधे हम अशोक सर के पास चलेंगे और पूछेंगे, सर सबसे पहले ईडी और लालू प्रसाद यादव, उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में जो नेतृत्व में परिवर्तन आया उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए लालू परिवार अभी काफी गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। हालांकि लालू के जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी हैं, उन्होंने आज विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं और कई बार जब भी हमको बुलाया गया है तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने जा कर के अपनी बात कही है। तो लेकिन बयान तेजस्वी का जो भी हो, लेकिन लालू का परिवार एक तरह से कहे कि राजनीतिक संकट से भी घिरा हुआ है और कानूनी संकट से भी घिरा हुआ है। आपने देखा कि कल और आज 2 दिन तक लगातार उनके परिवार के 3 सदस्यों से ईडी ने पूछताछ कर ली है। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ईडी के कार्यालय पहुंचे और अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं कि अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है, खत्म हो चुकी है, लेकिन काफ़ी देर तक ये चली है। और दूसरा, कल यानी कि मंगलवार को श्रीमती राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की गई। तो स्वाभाविक है कि जब भी कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है तो उस प्रक्रिया को पूरा होने में कहीं न कहीं काफ़ी देर लग जाता है। और अभी तो 3 लोगों की पूछताछ, फिर जैसी संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी बहन जो हैं हिना यादव, उनसे भी पूछताछ होगी, लेकिन जो हेमा से लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि ईडी ने अभी पूछताछ के लिए ही बुलाया है। ईडी ने अभी चार्जशीट दाखिल नहीं किया है, ईडी ने अभी तक गिरफ्तारी की मांग नहीं की है। तो यानी पूछताछ की प्रक्रिया को अभी और उम्मीद की जाए लंबा आगे खींचा जाएगा कि फिर तेजस्वी से पूछताछ होगी, फिर हेमा से पूछताछ होगी, तो यानी कि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लालू प्रसाद यादव किसके रडार पर है, आखिर ये स्थिति क्यों आई है। जब इसके पहले भी पिछले जनवरी महीने में भी जब उनसे पूछताछ की गई थी और तेजस्वी भी गए थे ईडी के पास में 2024 में, आपको याद होगा, उस समय तो ये भी उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, लेकिन उनको बाहर ना आने दिया जाए। तो वैसी परिस्थिति में कहिए कि आज जो स्थिति बनी है उसमें कहीं न कहीं इन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। और जाहिर तौर पर जो इस लैंड फॉर जॉब का जो मामला है उसके सूत्रधार तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही हैं। वो ही तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री रहे थे और उनके ही पीरियड में ये हुआ है मामला। तो ऐसी परिस्थिति में लालू से काफ़ी पूछताछ हुई होगी और कहा गया होगा कि जब आप रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री के रूप में आपने जो लोगों को जॉब दिया उसके बदले आपने कौन कौन सी संपत्ति लिखाई। उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या नहीं लगता आपको कि रेल मंत्री के रूप में आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है। फिर जो नियुक्तियां हुई हैं, इन नियुक्तियों में विज्ञापन
भी नहीं निकाले गए, चूँकि उस समय रेल मंत्री का विशेषाधिकार भी हुआ करता था। और खास करके रेल मंत्री अगर लालू प्रसाद यादव जी जैसे हों तो फिर किसी अधिकारियों की चलने की बात ही कहाँ है। तो एक तरह से कहिए कि विभिन्न तरह के सवाल पूछे गए होंगे। अगर तेजस्वी कहते हैं कि हमारे नाम पर जो संपत्ति है ये हमको जानकारी नहीं है, राबड़ी देवी कहती हैं कि अगर तेजस्वी के नाम पर जो संपत्ति है वो उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद तो इससे बच नहीं सकते। लालू प्रसाद तो भले मुख्य आरोपी रेल मंत्री थे, और दूसरी बात है कि अपने बेटे के नाम पे, अपने पत्नी के नाम पर उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है तो उसकी मुख्य जवाबदेही तो लालू प्रसाद यादव की ही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सवालों के घेरे हैं, वो सवालों के घेरे से लालू प्रसाद जब घिरे होंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि ईडी चाहेगी कि इनके परिवार के किसी भी सदस्य से कुछ ऐसी बात उगलवा लेना जिससे कि इन लोगों के खिलाफ में साक्ष्य मजबूत हो सके और फिर कानून पर शिकंजा इन पर कसा जा सके। सर, ईडी ऑफिस में लालू के आने से पहले ही हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पत्रकारों से बात भी किया। जब हमने उनसे पूछा, उनका कहना था कि कौन किसको जमीन देता है, कितनी राशि में देता है, इससे सरकार को क्या लेना देना है। लेकिन जब हमने पूछा कि जिस आदमी को नौकरी दी गई उसी के परिवार से औने पौने दाम पर लिया गया, तो उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। और आपने कहा कि किसके रडार पर है, वहाँ पीएम मोदी मुर्दाबाद, और कुछ नारे लग रहे थे कि जब जब मोदी डरता है सीबीआई ईडी को आगे करता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो भीड़ थी, कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव गए थे ईडी ऑफिस में तो कितनी भीड़ थी, राजद कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ थी, नेताओं की कितनी बराबर थी, लेकिन आज तो लेकिन आज भी कितनी जबरदस्त भीड़ कह सकते हैं, 1000, 500, 2000। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव जैसे करिश्माई नेता का आपने नहीं देखा। हमने तो देखा है कि चारा घोटाले में जिस दिन उनको सजा हुई थी, यही गांधी मैदान में विश्वकर्मा के निकट में कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से पटना शहर को जाम कर दिया था। तो लालू प्रसाद का ये आप देखिए कि इसके पहले जब भी लालू और या लालू परिवार के लोगों को न्यायालय के समक्ष या ईडी के समक्ष या सीबीआई के समक्ष जाना पड़ता है तो कि उनके समर्थकों की जो भीड़ कितनी अधिक हो जाती है। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो भी कम है। दूसरी बात है कि उनके जो सहयोगी दल के जो गठबंधन के अन्य नेता हैं, कांग्रेस और वामपंथी दल, उन लोगों ने भी तो खुल करके अभी तक लालू प्रसाद या उनके परिवार के समर्थन नहीं है। अगर आप उनसे सवाल पूछते हैं तो उस सवाल के बदले में वो कुछ जवाब दे सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ करके बिल्कुल तेजस्वी के साथ खड़ा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल आगे बढ़ करके जो लालू परिवार का बचाव करना चाहिए उसमें गठबंधन दल के नेता भी पीछे हैं, असहज हैं। वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के लिए निश्चित रूप से ये संकट की घड़ी है। सर, एक और ईडी द्वारा लालू परिवार को मेंटली डिस्टर्ब करिए, क्या मामला हो जो बात की बात है, लेकिन दूसरी ओर कल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी चली जाती है, अखिलेश सिंह हट जाते हैं, और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में कहा था कि राजेश राम बनेंगे, आखिरकार वही हुआ। राजेश राम आते हैं और आते ही कन्हैया कुमार के पदयात्रा को लेकर सोशल मीडिया में राजेश राम का पोस्ट आता है। तो क्या कन्हैया को लेकर अखिलेश सिंह की कुर्सी चली गई, जो अखिलेश सिंह लालू प्रसाद के खासम खास हुआ था? ये इस पर तो आपको खुशी जाहिर करनी चाहिए कि डेली बिहार ने जो खबर ब्रेक की वो उस पर मुहर लग गई और अखिलेश जी चले गए और राजेश राम आ गए, मतलब दोनों खबरें पुष्ट हुई। हाँ। तो ये तो कहिए कि आपकी विश्वसनीयता बरकरार हुई और दर्शकों का भरोसा आप पर बढ़ेगा। जबकि दूसरे चैनल और कई कांग्रेसी नेताओं के नाम को चला रहे थे, लेकिन हम राजेश राम को अव्वल बता रहे थे कि उनकी बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर कोई कांग्रेस अलाकामान हो या पार्टी किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी केंद्रीय नेतृत्व हो तो वो विभिन्न नामों पर एक तरह से कहिए कि चर्चा करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में राजेश राम तो सबसे अव्वल थे ही, और उसके बाद प्रतिमा पासवान जो हमने आपको कहा, पूनम पासवान जो कटिहार से हैं, वो उनके बारे में हमने कहा था, कन्हैया जो अभी सर्वे सर्वा हैं। कई चैनलों ने, कई अखबारों ने चलाया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उस दिन हुआ था, उसमें आप भी गए थे, तो आपने सवाल भी हमसे पूछा था कि कन्हैया ने खुद भी कुछ बोलने से इनकार किया है, और कई समाचार समूहों ने भी कहा था कि कन्हैया यात्रा नहीं निकालेंगे। लेकिन आपने ही, हमने लिखा था और आपने उसको दिखाया था कि किस तरह से कन्हैया की यात्रा 16 मार्च से शुरू होगी, और वह 16 मार्च से शुरू हुई। जो भीड़ पहले दिन थी यथावत भीड़ बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी जो एजेंसी है, आपके जो सूत्र हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं वो कहीं न कहीं ठोक ठठा करके सच साबित हो रही है। आपने पूछा कि प्रदेश नेतृत्व, आप देख लीजिए कि आपको याद होगा कि यही राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में
लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे, जब कांग्रेस उन्होंने पे पन्ना फाड़ा जो बिल आया था, फरा था। और फिर जब लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, और खास करके लालू प्रसाद यादव जब संकट की घड़ी में थे, तो फिर इन्होंने सोनिया गांधी का दरवाज़ा खटखटाया, और देर सवेर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों ने राहुल गांधी को मनाने में कामयाबी हासिल की। और इसका परिणाम आपने देखा कि राहुल गांधी पिछले दिनों जब तेजस्वी की यहाँ छापेमारी हुई, या विभिन्न तरह की जब परेशानी लालू परिवार में हुआ, तो राहुल गांधी खुल करके आए थे, कांग्रेस खुल करके आई थी। और इतना ही नहीं, 2019 का हो या फिर आप देख लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये कहीं न कहीं लालू की सहमति से। उस समय भी राजेश राम आगे थे रेस में, मदन मोहन झा के बाद राजेश राम का अव्वल था, लेकिन उस समय राजेश राम को दरकिनार करके अखिलेश सिंह को भेजा गया, प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। और आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से अखिलेश की भूमिका रही, वो अब भी आपने देखा। इधर जो कन्हैया का कार्यक्रम बना, तो केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि बिहार में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है, और कन्हैया को इसकी जिम्मेदारी दी गई। जब ये फैसला हुआ कि कन्हैया गांधी के चंपारण से पदयात्रा करेंगे, तो अखिलेश ने नाराजगी जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस दिन वो गायब हो गए, और हमने आपको कहा भी था कि वो कन्हैया उतरे पटना, अखिलेश गए दिल्ली। उनकी पार्टी के कुछ लोग सफाई भी दे रहे थे कि नहीं, वहाँ उनको दिल्ली में काम था, या संसद की कार्यवाही चल रही थी, उसमें शिरकत करनी थी इसलिए। लेकिन हुआ क्या, उनकी नाराजगी को कांग्रेस आलाकमान ने गंभीरतापूर्वक लिया, और परिणाम क्या हुआ आपने देख लिया कि अखिलेश की विदाई हो गई। अखिलेश की विदाई एक सिर्फ विदाई नहीं है, अखिलेश की विदाई उस बात का संकेत है कि कांग्रेस ने अब मन बना लिया है कि अब अगर बातचीत होगी आरजेडी के साथ, तो सशर्त बातचीत होगी, और एक टेबल पर बराबरी का हिस्सा पर बातचीत। चूंकि राजनीति में बहुत कुछ जो बातें होती हैं वो दिखती नहीं है, और जो दिखती हैं वो होती नहीं है। अखिलेश सिंह की विदाई हो गई, कांग्रेस के प्रभारी जो महासचिव बनाए गए वो अभी तक लालू के दरबार में हाजिरी नहीं लगाए। लालू के साथ ये संकट आया है, कांग्रेस के किसी नेताओं के बयान नहीं आए। एक छुटभैया नेता ने भी अभी लालू प्रसाद या तेजस्वी या नहीं उनके समर्थन में नहीं आए हैं। जिस तरह से पूछा अगर तो कुछ से कुछ बोल दिया, नहीं लिया, तो ये परिस्थिति अब उनके साथ आ गई है। दूसरी बात ये हुई है कि कन्हैया को जिस तरह से आगे किया जा रहा है, अब आप देख लीजिए बेगूसराय में जो मक्का अनुसंधान केंद्र को स्थानांतरित करने की बात थी कन्हैया का, देखिए उस यात्रा के दौरान कन्हैया ने ये सवाल उठाए हैं कि किस तरह से रोजगार छीनने की बात हो रही है। तो सीधे गिरिराज सिंह को टारगेट किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना पड़ा। तो वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि कांग्रेस इस मूड में, नंबर एक। दूसरी बात है कि कांग्रेस भी अब चाहती है कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगे। अपने पार्टी के उन भ्रष्टाचारी नेताओं से भी कांग्रेस मुक्त होना चाहती है, और लालू प्रसाद के पर जो आरोप लगे हैं उनके परिवार पर, उसको भी अब कांग्रेस ढोने के मूड में नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद अगर अखिलेश अगर अभी होते, प्रदेश अध्यक्ष होते, तो कहीं न कहीं इस संकट की घड़ी में वो लालू के करीब जाते, और कहा जाता कि कांग्रेस का नेतृत्व भी लालू के साथ है। लेकिन अभी कांग्रेस का नेतृत्व ने जो किनारा कस लिया, उससे लालू की राजनीतिक हैसियत भी बिहार प्रभारी जो कृष्णा अल्लवरू है अभी तक राबड़ी आवास पे नहीं गए। और इस घटना के बाद कांग्रेस के जो बिहार के बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने भी चुप्पी साध ली है। चूंकि आलाकमान के रुख को देख करके कांग्रेसियों ने भी अपना पाला बदलना शुरू कर दिया, और कल तक जो लालू प्रसाद के करीब दिखना चाहते थे, अब उनको लगता है कि कहीं हम ज्यादा करीब दिखे तो हमें भी पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया जाएगा, या पद हमको पार्टी में नहीं मिलेगा। इसलिए उनके लिए भी संकट घड़ी। तो लालू अभी दो तरह के संकट से घिरे हुए हैं। एक तो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत दूसरी उनकी राजनीतिक हैसियत अब कमजोर हुई। बिहार में भले वो ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन अगर ट्रेन में केवल इंजन ही हो और गार्ड का डिब्बा नहीं हो तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है। अब क्या होगा कि बिहार में कांग्रेस कितनी भी कमजोर है तो वामपंथी पार्टियों से तो ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस अगर कितनी भी कमजोर है तो गठबंधन में, महागठबंधन में दूसरे स्थान की पार्टी है, उसके 19 विधायक हैं। वामपंथी दलों को मिला के तीनों पार्टियों को जोड़ दीजिए तो मात्र 16 विधायक उसके बनते हैं। तो और दूसरी बात है कि विधायकों की संख्या कांग्रेस के पास भले कम हो, लेकिन कांग्रेस का वोटर तो समूचे बिहार में है, हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ संगठन भी है। तो वैसी परिस्थिति में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस ने यहाँ पे माइलेज ले लिया है।
आप ये समझ लीजिए कि जिस मुद्दे को लेकर के आज कन्हैया पद यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस का स्टूडेंट विंग और यूथ विंग पद यात्रा पर है, तेजस्वी तो नहीं कर पाए। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा हो कि दवाई कमाई सिंचाई नहीं जनता को या युवाओं को अपनी ओर इस मुद्दे को लेकर के आकर्षित तो नहीं कर पाए। पलायन और रोजगार के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी ने कोई यात्रा नहीं की, कोई बड़ा संघर्ष नहीं किया। वैसी परिस्थिति में कांग्रेस को इसका लाभ कहीं न कहीं मिल गया है और इसका आने वाले दिनों में असर दिखेगा। जी सर, अखिलेश सिंह के जाने के बाद क्या बिहार कांग्रेस में बगावत होने वाली है? क्योंकि कल जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, अखिलेश सिंह के बेटे सोशल मीडिया पे लिखते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दिनकर की पंक्ति को उद्धृत करते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डायरेक्ट राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम लिए बिना टारगेट किया गया था। उसके इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे। अब ये समझ लीजिए कांग्रेस में अखिलेश की हैसियत क्या थी 2009 का तक में, तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश लालू जी के ही साथ थे। 2014 में वो चुनाव लड़े, मोतिहारी से हार गए। 2019 में उनको चुनाव लड़े मुजफ्फरपुर से, कांग्रेस के टिकट पर वो हार गए। आपको याद होगा कि यहाँ पे जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें राजीव शुक्ला को राज्यसभा का टिकट दिया गया था। किसी कारण से राजीव शुक्ला ने नामांकन नहीं किया तो अखिलेश अंतिम क्षण में नामांकन किए और वो इसके पहले वो विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं 2020 में। तो बहुत बड़ा चेहरा नहीं था ना। ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश बहुत बड़े चेहरे, वो तो आरजेडी के थे। आरजेडी के कोटे में वो केंद्रीय मंत्री बने और बेटे को लोकसभा लड़ाते हैं। तो अगर इतनी ताकत थी तो कम से कम अपने बेटे को वो चुनाव जिता देते। अपनी अगर उनके पास इतनी ताकत थी तो वो अपने खुद चुनाव लड़े और जीत जाते। तो ऐसी बात नहीं है। और कांग्रेस से कहा जाता है कि जिसका सब कुछ खत्म ही हो चुका है तो फिर उसको चिंता किस बात की। कांग्रेस को जितना नुकसान होना था बिहार में हो चुका है। और एक बात और कि कांग्रेस अब दूसरी रणनीति पर चल रही है। कांग्रेस का पहला जो था कांग्रेस की जो रणनीति थी उसमें दलित, मुस्लिम और सवर्ण ये तीनों का गठजोड़ मजबूत था। और फिर पिछड़े और अति पिछड़े की सहभागिता से कांग्रेस शासन करती रही है। पिछले दिनों में सवर्ण मतदाता है जो है छिटक के बीजेपी में चले गए और अल्पसंख्यक मतदाता छिटक करके चले गए आरजेडी में। कांग्रेस के पास और कुछ नहीं बचा। तो दलित भी जो है सो रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश जो तो इसलिए अब कांग्रेस फिर से समेटना शुरू की है। और आप देख लीजिए उसी के तहत दलित को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। लाया गया। दलित में भी चमार को दिया गया है, रैदास को दिया गया। इसके पीछे क्या है कि वो कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। जो राजेश राम बने ये 2 बार लगातार चुनाव जीते हैं। 2000 भी कांग्रेस के काफी वफादार नेता बिल्कुल 2015 और 2020 दोनों चुनाव राजेश राम ने जीता है ना। तो इसलिए वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। नंबर 1 बार आप देखिए विधायक दल के नेता कौन है? विधायक दल के नेता अल्पसंख्यक को बनाया गया हुआ। तो आप यहाँ पे वो हैं प्रदेश अध्यक्ष की कम और फिर प्रदेश के प्रभारी किनको बनाया गया है, आप ये समझ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस ने उसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका आने वाले दिनों में असर दिखेगा। अभी तो तत्काल कुछ नहीं दिखे लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एकला चलो का जो संकल्प दोहराया है उस पर वो काम करना शुरू कर दिया। हालांकि आज दिल्ली में तेजस्वी के जो करीबी हैं राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा है कि गठबंधन दल का कोई भी नेता या पदयात्रा करता है तो इससे गठबंधन को ही मजबूती मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि कितनी व्यवस्था है कि ये जिस नेता को या जिस युवक को आप देखना बर्दाश्त नहीं करते थे कम से कम उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनकी पदयात्रा से हमें लाभ नहीं। अब आरजेडी को लग रहा है कि अगर इस मामले में अगर वो कांग्रेस के नेताओं की यात्रा पर अगर कोई इस तरह का बयान देते हैं जिससे कहीं न कहीं नुकसान, राजनीतिक नुकसान होने की संभावना, वैसी परिस्थिति में कहा जाता है न कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कांग्रेस और आरजेडी का मुख्य दुश्मन बीजेपी या नीतीश हैं। वैसी परिस्थिति में कन्हैया के पदयात्रा को भी धीरे धीरे ही सही लेकिन आरजेडी ने ये स्वीकार करना शुरू किया है। और विरोध में कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया और ये विरोध तो नहीं लेकिन स्वीकार करना
कहिए कि इसे मौन गठबंधन में सम्मति तो स्वीकारते हैं। अब तो ये परिस्थिति है कि ये व्यवस्था तो आरजेडी को हो गई कि कांग्रेस नेतृत्व ने बगैर उनसे सलाह लिए दो बड़े फैसले लिए। पहले कन्हैया कुमार को भेजा, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस संजय यादव जैसे लोग कहते हैं कि इससे गठबंधन मजबूत होगा, तेजस्वी के राइट हैंड। तो ये समझिए कि इसका आने वाले दिनों में क्या संदेश जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस का हाथ जब ये आरजेडी का साथ छूटा है, वैसी परिस्थिति में आरजेडी कमजोर हुई। सर, चलते चलते एक और सवाल, कभी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी जी, अभी नीतीश जी के खासम खास हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। राजेश राम जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनका एक बयान आता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पांव पकड़े, तब हमने वहां पर कमजोर कैंडिडेट दिया और राजेश राम जीत कर आए। खैर ये तो राजनीति है, ठीक है, तो इस तरह की बातें भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर यह करके तो अशोक चौधरी नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नीतीश नहीं करते हैं और अपना कैंडिडेट कमजोर देते हैं। जो भी हो, जो जीता वही सिकंदर। दो बार राजेश राम चुनाव जीत चुके हैं। अशोक चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी राजेश राम उसी कांग्रेस में हैं और आज जिस पद पर अशोक चौधरी थे उस पद पर आज राजेश राम पहुंच चुके हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना एक दलित का निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ी बात है। हाँ, अगर ये कहिए कि अशोक चौधरी के पिताजी महावीर चौधरी की विरासत उन्हें मिली थी, तो ये राजेश राम को भी विरासत अगर उनके पिता दिलकेश्वर राम की मिली है तो वो कोई गलत नहीं कहा जा सकता। इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है राजेश राम पर, इसका असर आने वाले दिनों में क्या दिखता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने परिवर्तन का रास्ता इख्तियार कर लिया और बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के रूप में दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस कितनी मजबूत होती है और चुनाव में इसका कितना लाभ मिलता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।